हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ाएंगे एएनएम सेकेंड ईयर की ओबीजी, जिसमें चैप्टर रहेगा अबॉर्शन। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि अबॉर्शन क्या होता है। तो पहले देखेंगे डेफिनेशन। गर्भावस्था का स्वतः स्पॉन्टेनियस ही या प्रेरित इंड्यूस तरीके से उस अवधि के से पूर्व समाप्त हो जाना, जबकि गर्भस्थ शिशु अपना स्वतंत्र जीवन जीने लायक हो, अबॉर्शन कहलाता है। मीन्स गर्भावस्था का स्वतः मीन्स अपने आप या फिर इंड्यूस्ड तरीके से अवधि, अभी उसका टाइमिंग जारी है, टाइमिंग बची हुई है उसकी प्रेगनेंसी की, उससे पहले गर्भस्थ शिशु का बाहर आ जाना अपने आप या फिर किसी आर्टिफिशियली तरीके से क्या कहलाता है, अबॉर्शन कहलाता है। ठीक है, अब देखेंगे हम WHO के अनुसार स्वतंत्र रूप से जीवित रहने में असमर्थ गर्भस्थ भ्रूण एम्ब्रियो अथवा गर्भस्थ शिशु फीटस जिसका वजन 500 ग्राम या इससे कम हो, माँ के गर्भस्थ गर्भाशय से स्वतः या प्रेरित तरीके से बाहर निकल जाना अबॉर्शन कहलाता है। मीन्स स्वतंत्र जो उसका जीवन है वो अपना जैसे उसको जीना चाहिए, स्वतंत्र तरीके से वो जीवन जीने में असमर्थ है। मीन्स जीवन नहीं जी पा रहा है उसका जो एम्ब्रियो है वो, अथवा गर्भस्थ शिशु फीटस जिसका वज़न 500 ग्राम से कम है, जो माँ के गर्भाशय से अपने आप या फिर किसी प्रेरित तरीके से उसको बाहर निकल जाना क्या कहलाता है, अबॉर्शन कहलाता है। ठीक है, इसकी टाइमिंग दे रखी है। लगभग 20 से 22 सप्ताह की गर्भावस्था के दौरान गर्भस्थ शिशु का भार 500 ग्राम हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि 20 से 22 सप्ताह की गर्भावस्था से पूर्व भ्रूण का गर्भस्थ शिशु का स्वतः या प्रेरित तरीके से माँ के गर्भाशय से बाहर निकल जाना अबॉर्शन कहलाता है। मीन्स उसकी टाइमिंग दे रखी है कि 20 से 22 सप्ताह की प्रेगनेंसी के दौरान शिशु है, उसका वज़न कितना है, 500 ग्राम है या फिर इससे कम है, तो हम कह सकते हैं कि 20 से 22 सप्ताह की गर्भावस्था से पूर्व ही भ्रूण का अपने आप या फिर अपने आप बाहर निकल जाना या फिर किसी आर्टिफिशियली तरीके से उसको बाहर निकालना क्या कहलाता है, अबॉर्शन कहलाता है। ठीक है, समझ में आया। आगे कॉजेज़। अबॉर्शन के कॉजेज़ क्या हो सकते हैं। वास्तविक कारण अज्ञात है, जो इसका मेन कॉज है वो अननोन है, उसके बारे में पता नहीं है अभी, लेकिन उसके जो कह सकते हैं कि लगभग में कॉज क्या हो सकते हैं, वो है पहला गुणसूत्रीय असामान्यताएं, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़। इसमें है कि लगभग 50% गर्भपात फीटस में पाए जाने वाली गुणसूत्रीय असामान्यताओं के कारण होते हैं। इनमें से कुछ मुख्य हैं। मीन्स जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनको वो अच्छे से कुछ उनमें कमी आ जाती है, तो कह सकते हैं हम कि वो 50% जो गर्भपात है मीन्स अबॉर्शन है उसके कारण बन सकते हैं, जिसमें पहला है ट्राइसोमी और दूसरा है पॉलीपेप्टाइड, अगला है मोनोसोमी या फिर अन्य समस्याएं। ये क्रोमोसोम्स की एबनॉर्मलिटी बता दी है। मीन्स ट्राइसोमी या फिर पॉलीपेप्टाइड, मोनोसोमी ये या फिर अदर एबनॉर्मलिटीज़ जैसे कि मोज़ेक, डबल ट्राइसोमी आदि। ठीक है, किसी में क्या होगा कि जो क्रोमोसोम्स होंगे वो ज़्यादा होंगे, किसी में कम होंगे, ऐसे ये क्रोमोसोम्स की एबनॉर्मलिटीज़ रहेंगी। इसमें सेकंड है एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटीज़। मीन्स जो उसकी कुछ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ कमी होगी, जैसे कि महिला में पाई जाने वाली निम्न संरचनाएं असामान्यताएं गर्भपात कर सकती हैं। उसमें पहला है सर्विक्स की अक्षमता, मीन्स इनकम्पेटेंट सर्विक्स। अगला है गर्भाशय की जन्मजात विकृतियाँ, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन ऑफ यूट्रस। अगला है फिब्रॉइड्स। इसमें ये दे रखा है कि जो उसकी सर्विक्स है वो अच्छे से प्रॉपर जैसी होती है नॉर्मल वैसी नहीं होगी। और अगला है कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन ऑफ यूट्रस,
जो यूट्रस है उसके जन्मजात तो उसमें कोई एबनॉर्मलिटी आई होगी जब फीमेल फीटस होगा तब। उसके बाद है फिब्रॉइड्स। जो मदर रहेगी उसके यूट्रस में फिब्रॉइड्स प्रेजेंट रहेंगे तो अबॉर्शन होने के चांस रहेंगे। अगला है इन्फेक्शन। गर्भवती महिला में होने वाले विभिन्न वायरल बैक्टीरियल तथा पैरासाइटिक संक्रमण गर्भपात कर सकते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। जैसे कि गर्भवती महिला में कुछ बैक्टीरिया या फिर वायरस ऐसे कुछ पैरासाइट्स होते हैं जो इनके द्वारा इन्फेक्शन हो जाते हैं, वो क्या कर सकते हैं, अबॉर्शन कर सकते हैं। इसमें से पहला है वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन में वायरस का नाम दे रखा है रुबेला, हर्पीस सिम्प्लेक्स, साइटोमेगालो, HIV आदि। ये वायरस हैं जो अबॉर्शन करा सकते हैं, अबॉर्शन कराने के चांस रहते हैं अगर इन वायरस का इन्फेक्शन हुआ है तो। अगला है बैक्टीरियल संक्रमण। इसमें ब्रूसेला, क्लेमाइडिया या फिर स्पाइरोचेटिस आदि ये बैक्टीरिया हैं। अगर इनका इन्फेक्शन है तो अबॉर्शन होने के चांस रहेंगे। अगला है पैरासाइटिक संक्रमण। इसमें है टॉक्सोप्लाज्मा या मलेरिया। ये पैरासाइट रहेंगे, इनसे इन्फेक्शन होगा, वो कॉज कर सकता है अबॉर्शन को। आगे है अंतःस्रावी कारक एंडोक्रेनियल फैक्टर। इसमें पहला रहेगा ल्यूटियल फेज डिफेक्ट। अगला है थायराइड ग्रंथि का अति या अल्प श्रावण। अगला है कार्पस लुटियम द्वारा प्रोजेस्टेरोन का कम श्रावण। मीन्स जो लुटियल फेज होगा, लुटियल फेज होता है उसमें कोई डिफेक्ट आ जाएगा, या फिर जो थायराइड ग्लैंड रहेगी वो अति या फिर अल्प श्रावण करेगी, थायरॉक्सिन। उसके बाद है कार्पस लुटियम द्वारा प्रोजेस्टेरोन का कम श्रावण। जो कार्पस लुटियम होता है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का कम श्रावण करेगा, कम सिक्रेशन करेगा, तो चांस हो सकते हैं अबॉर्शन के। कार्पस लुटियम क्या करता है, ये प्रेगनेंसी को बना के संभाले रखता है जब तक प्लेसेंटा का डेवलपमेंट नहीं हो जाता तब तक। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम महिला से संबंधित बीमारियां, मैटरनल डिसीजेस। अगर मदर को पहले से कोई डिसीज़ है तो हो सकता है क्या, अबॉर्शन। महिला में पाए जाने वाले निम्न रोग भी गर्भपात कर सकते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ मेलाइटस, हृदय संबंधी बीमारी, दीर्घकालीन नेफ्राइटिस। अगला है कुपोषण या एनीमिया। इसमें डायबिटीज़ मेलाइटस अगर है, मदर को जेस्टेशनल डायबिटीज़ होगी, तो फिर अगर प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है उसने तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस हो जाएगी। अगर ऐसा है तो अबॉर्शन होने के चांस रहेंगे। अगला है अगर मदर को हार्ट डिसीज़ है तो अबॉर्शन होने के चांस रहेंगे। अगला है क्रोनिक नेफ्राइटिस। अगर उसको ज़्यादा टाइम से उसकी किडनी है उसमें इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लामेशन है तो चांस रहेंगे अबॉर्शन के। अगला है माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया। अगर मदर है वो कुपोषण है या फिर उसमें हीमोग्लोबिन की कमी है तो अबॉर्शन होने के चांस रहेंगे। अब है अन्य कारण, अदर कॉजेज़। महिला द्वारा धूम्रपान करना, महिला द्वारा अल्कोहल का सेवन करना, महिला की उम्र अधिक, गर्भावस्था के दौरान एक्स किरणों का सामना, निषेचक गैसें, एनेस्थेटिक गैसेस, लेड, आर्सेनिक, फॉर्मल्डिहाइड आदि का उपयोग करना। जैसे अदर कॉजेज़ में यहाँ लिखा है कि महिला द्वारा धूम्रपान करना। अगर मदर धूम्रपान कर रही है तो अबॉर्शन हो सकता है, या फिर महिला अल्कोहल यूज़ कर रही है तो अबॉर्शन हो सकता है, या फिर मदर की एज ज़्यादा है तो हो सकता है अबॉर्शन, या फिर मदर जो है वो एक्स किरणों का सामना कर रही है। मीन्स ऐसी कुछ मदर होती हैं जो किरणों के संपर्क में ज़्यादा आती हैं या फिर काम करती हैं वहाँ पे, तो क्या हो सकता है अबॉर्शन होने के चांस रहते हैं। या फिर मदर जो है वो एनेस्थेटिक गैसेस, लेड, आर्सेनिक, फॉर्मल्डिहाइड इन चीज़ों का उपयोग करती है
तो अबॉर्शन होने के चांस रहेंगे। अब पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ अबॉर्शन। इसमें पहला टाइप रहेगा इनकम्प्लीट अबॉर्शन। इनकम्प्लीट अबॉर्शन में यह अस्पताल में गर्भपात संबंधी समस्याओं को लेकर भर्ती होने वाली महिलाओं में पाए जाने वाला सबसे सामान्य प्रकार का गर्भपात है। मीन्स यह जो मदर रहेगी वो यह अस्पताल में गर्भपात संबंधी समस्याओं को लेकर भर्ती होने वाला महिलाओं में पाए जाने वाला सबसे सामान्य अबॉर्शन है, सामान्य प्रकार का गर्भपात है। गर्भपात का वह प्रकार जिसमें गर्भपात की प्रक्रिया के दौरान निषेचन के कुछ उत्पाद तो गर्भाशय से बाहर निकल जाते हैं, जबकि कुछ उत्पाद गर्भाशय के अंदर ही रह जाते हैं, अपूर्ण अबॉर्शन कहलाता है। मीन्स इनकम्प्लीट अबॉर्शन का मतलब होता है कि कुछ तो बाहर निकल जाए लेकिन कुछ अंदर रह जाए यूट्रस में, कुछ बाहर निकल जाए, इनकम्प्लीट अबॉर्शन कहलाता है। वही इसमें लिखा हुआ है। आगे हम इसके पढ़ेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, साइन सिम्टम्स। इसमें पहला रहेगा महिला योनि से मांसल मास, फ्लैशी मास निकलने की हिस्ट्री होती है। इसके जो साइन रहेंगे वो क्या होगा, फ्लैशी मास निकलेगा मदर के सर्विक्स द्वारा। इसके बाद भी योनि मार्ग से ब्लीडिंग बनी रहेगी। अबॉर्शन इनकम्प्लीट अबॉर्शन है तो उसमें लगातार ब्लीडिंग सर्विक्स द्वारा ब्लीडिंग बनी रहेगी। निचले उदर में ऐंठन दर्द जारी रहेगा, जो उसका लोअर एब्डोमेन रहेगा वहाँ पे ऐंठन रहेगी, क्रैम्पिंग सी रहेगी। अगला है अधिक रक्तस्राव के कारण महिला में शॉक के लक्षण जैसे रक्त दाब का कम हो जाना, ट्रैकीकार्डिया, बेचैनी आदि दिखाई दे सकते हैं। ये है हमारा इनकम्प्लीट अबॉर्शन के साइन सिम्टम्स। अब हम आगे पढ़ेंगे इंटरनल एग्जामिनेशन। सर्विक्स अपूर्ण रूप से बंद होती है, इसमें एक उंगली प्रविष्ट कराई जा सकती है। जो इसका हम इंटरनल एग्जामिनेशन करेंगे सर्विक्स का, उसमें देखेंगे सर्विक्स जो है वो अपूर्ण रूप से बंद रहेगी, इसमें एक उंगली प्रविष्ट कराई जा सकती है। मीन्स सर्विक्स थोड़ी सी ओपन हो जाएगी, इसमें क्या हो सकता है, एक उंगली हम प्रविष्ट करा सकते हैं। अगला है गर्भाशय का आकार गर्भावस्था की अवधि की तुलना में छोटा होता है। जो इसका गर्भाशय का आकार रहेगा, मीन्स पहले ही अबॉर्शन हो जाएगा तो जो उसका एब्डोमिनल फंडस एरिया का जो डेवलपमेंट होता है, मीन्स जो उसका साइज बढ़ता है, आकार बढ़ता है, उतना नहीं बढ़ेगा। इनकम्प्लीट अबॉर्शन में छोटा ही रह जाएगा उसका आकार, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। आगे है इसके कॉम्प्लिकेशंस। निषेचन के उत्पाद के कुछ भाग के गर्भाशय में रह जाने से निम्न जटिलताएं हो सकती हैं। अगर कॉम्प्लिकेशन है इसका, अगर इनकम्प्लीट अबॉर्शन हुआ है तो उसके अंदर अगर कोई पार्ट यूट्रस के अंदर रह गया है तो उससे क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, वो है इसमें सेप्सिस बन सकता है, प्रोफ्यूजन ब्लीडिंग हो सकती है, मीन्स अत्यधिक रक्तस्राव हो सकता है, या फिर प्लेसेंटल पॉलिप हो सकता है। ठीक है, आगे हम इसका मैनेजमेंट देखेंगे। यदि रक्तस्राव ब्लीडिंग अत्यधिक है तो ऐसी स्थिति में सेंट्रोमेट्रिन 1 मिली या फिर आर्गोमेट्रिन 0.5 mg IM मार्ग से देना चाहिए। अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, सेंट्रोमेट्रिन 1 ml देंगे या फिर आर्गोमेट्रिन 0.5 mg देंगे। वो कौन से मार्ग से देंगे, IM इंट्रामस्कुलर देंगे। यदि रक्तस्राव लगातार रहता है तो 5 या 10 मिनट पश्चात इसे दोबारा दिया जा सकता है। अगर ब्लीडिंग रुकी नहीं रही है, लगातार है, तो 5 या 10 मिनट के बाद इसको दोबारा यूज कर सकते हैं। सामान्यतः इसे दोबारा देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वैसे तो इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, एक बार में ही कंट्रोल हो जाती है ब्लीडिंग। अगर ज़रूरत है तो दोबारा दे सकते हैं। इसके बाद है दर्द निवारण हेतु
पैथिडीन की दी जा सकती है। अगर उसको दर्द है मदर को तो उसमें पैथिडीन मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। आगे है, यदि अत्यधिक रक्तस्राव के कारण महिला शौक की स्थिति में है तो आईवी द्वारा प्रारंभ करना चाहिए तथा आवश्यकता अनुसार ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना चाहिए। बिस्तर के पांव वाले सिर को हल्का ऊपर रखना चाहिए। यहाँ पे कह रहा है कि अगर मदर में रक्तस्राव के कारण महिला शौक में अगर जा चुकी है तो क्या करेंगे, उसमें आईवी फ्लूइड प्रारंभ कर देंगे तथा आवश्यकता पड़ने पर उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कर देंगे। और उसका जो बिस्तर रहेगा, बिस्तर में जो पैर वाला एरिया रहेगा उसको पोजीशन ऐसी देंगे कि उसका जो पैर वाला एरिया है वो ऊपर की साइड में रहे, सिर हल्का सा नीचा रहे ताकि ब्लीडिंग उसकी कंट्रोल हो जाए। आगे एक्टिव मैनेजमेंट, प्रथम ट्राइमेस्टर के दौरान अगर पहला ट्राइमेस्टर है तो उस टाइम पर जो उसका एक्टिव मैनेजमेंट है वो क्या रहेगा। यदि गर्भावस्था की अवधि 12 सप्ताह से कम है तो महिला के जनरल एनेस्थीसिया लगाकर विस्तारण या रिक्तीकरण डायलेशन एंड एवैक्यूएशन प्रक्रिया द्वारा गर्भावस्था को रिक्त किया जाता है। मीन्स प्रथम ट्राइमेस्टर में अगर पहले ट्राइमेस्टर में यदि उसकी गर्भावस्था है, प्रेगनेंसी की टाइमिंग है वो कितनी है, 12 वीक है, तो ऐसी महिला में जनरल एनेस्थीसिया लगाकर क्या करेंगे, उसका जो यूट्रस का डायलेशन एंड एवैक्यूएशन कर देंगे। मीन्स उसके अंदर से कंप्लीट जो भी उसका वाइवल प्रोडक्ट होगा उसको बाहर निकाल देंगे। ठीक है। अगला है द्वितीय ट्राइमेस्टर के दौरान, सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या करेंगे, यदि गर्भावस्था की अवधि 12 वीक से अधिक है तो ऐसी स्थिति में ऑक्सीटोसिन ड्रिप लगाकर गर्भाशय संकुचन को तेज़ किया जाता है तथा गर्भाशय को रिक्त किया जाता है। अगर गर्भावस्था से ज़्यादा उसकी टाइमिंग हो गई है प्रेगनेंसी की तो क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में ऑक्सीटोसिन ड्रिप लगाकर गर्भाशय संकुचन को तेज़ किया जाता है। उसमें ऑक्सीटोसिन की ड्रिप लगाएंगे और उसका जो ड्रिप लगाकर गर्भाशय उसके कॉन्ट्रैक्शन को तेज़ करके उसके गर्भाशय को खाली किया जा सकता है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पूर्ण गर्भपात, कंप्लीट अबॉर्शन। गर्भपात का वह प्रकार जिसमें निषेचन के उत्पाद गर्भपात की प्रक्रिया के दौरान पूर्ण रूप से बाहर निकल जाते हैं, पूर्ण अबॉर्शन कहलाता है। मीन्स अभी हमने पढ़ा था इनकम्प्लीट मीन्स आधा अंदर था आधा बाहर निकल गया था, वो इनकम्प्लीट में था। अब हम पढ़ेंगे कंप्लीट अबॉर्शन। इसमें क्या होगा कि कम्प्लीटली बाहर निकल जाएगा, जो उसमें फीटस होगा या फिर एम्ब्रियो होगा या फिर जो वाइवल प्रोडक्ट होगा यूट्रस के अंदर वो क्या होगा, पूर्ण तरीके से बाहर निकल जाएगा। जो निषेचन मीन्स जो फर्टिलाइजेशन के बाद में जो प्रोडक्ट बना है, वाइवल प्रोडक्ट बना है, वो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, पूर्ण तरीके से बाहर निकल जाएगा। क्या कहलाएगा, कंप्लीट अबॉर्शन कहलाएगा। इस प्रकार के गर्भपात के दौरान निषेचन के उत्पाद जैसे ट्रोफोब्लास्ट, कोरियोनिक विलाई, यॉर्क सैक, भ्रूण तथा लेट प्रेगनेंसी के दौरान गर्भस्थ शिशु, नाभिनाल, प्लेसेंटा, एमनियोटिक द्रव, एमनियोटिक झिल्लियाँ आदि सभी बाहर निकल जाते हैं। इसमें जो फर्टिलाइजेशन के बाद में जो प्रोडक्ट होते हैं उसको यहाँ पे बोला गया है, जैसे कि ट्रोफोब्लास्ट, कोरियोनिक विलाई, यॉर्क सैक, भ्रूण। लेट प्रेगनेंसी है अगर तो लेट प्रेगनेंसी में क्या होगा कि गर्भस्थ शिशु होगा, उसका नाभिनाल मीन्स प्लेसेंटा भी बन चुका होगा, उसकी अम्लाइकल कॉर्ड भी बन चुकी होगी और उसका एमनियोटिक द्रव होगा वो भी बन चुका होगा, या फिर उसकी एमनियोटिक झिल्लियाँ हैं वो भी बन चुकी होंगी। वो क्या होती हैं, सभी बाहर निकल जाते हैं। ठीक है। ये हमारा इनकम्प्लीट अबॉर्शन मीन्स जो उसके फर्टिलाइजेशन के बाद में जो स्टार्टिंग की अगर प्रेगनेंसी है तो उसमें क्या होगा, उसमें तो कोरियोनिक विलाई या फिर यॉर्क सैक, भ्रूण, ट्रोफोब्लास्ट यही चीज़ें बनी होंगी, वो निकल जाएंगी। लेकिन अगर लेट प्रेगनेंसी मीन्स प्रेगनेंसी का टाइम ज़्यादा हो गया है तो उसमें गर्भस्थ शिशु में नाभिनाल भी बन चुका होगा, मीन्स अम्लाइकल कॉर्ड बन चुकी होगी और उसका प्लेसेंटा भी बन चुका होगा तथा एमनियोटिक द्रव भी बन चुका होगा। एमनियोटिक झिल्लियाँ आदि सभी बाहर
निकल जाते हैं, जो भी वायबल प्रोडक्ट है वो सारा बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखेंगे। महिला योनि से मांस फ्लैसी मांस निकलने के बारे में बताती है। जो इसके साइन सिम्टम्स रहेंगे वो मदर क्या करेगी, जो उसकी फ्लैसी मांस निकलने की जो उसका मीन्स मसल्स जैसा मांस जैसा कुछ निकलेगा उसको उसके बारे में बताएगी। फिर इसके बाद ब्लीडिंग बंद हो जाती है अथवा कुछ धब्बे के रूप में दिखाई देते हैं। इसके बाद क्या होगा, ब्लीडिंग जो उसका प्रोडक्ट है वो बाहर निकल जाएगा। उसके बाद ब्लीडिंग बंद हो जाएगी अथवा उसके सिर्फ धब्बों के रूप में दिखाई देगी। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसके बाद है पेट दर्द समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और उसका जो क्रैम्पिंग है, उसके जो पेट दर्द है वो भी समाप्त हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे आंतरिक परीक्षण, इंटरनल एग्जामिनेशन। इसके अंतर्गत हम देखेंगे सर्विक्स बंद होती है, मीन्स सर्विक्स पूर्ण रूप से बंद होती है। अगर हम इसका इंटरनल एग्जामिनेशन करेंगे तो सर्विक्स क्या होगी, बंद है पूर्ण तरीके से। गर्भाशय का आकार गर्भावस्था की अवधि की तुलना में कम होता है। जो उसका आकार रहेगा वो जैसी नॉर्मल गर्भावस्था होनी चाहिए उससे कम होगा उसकी तुलना में। ठीक है, ये इंटरनल एग्जामिनेशन में हम देखेंगे। उसके बाद उसका मैनेजमेंट करेंगे, मीन्स प्रबंधन करेंगे। तो उसमें देखेंगे संदेहास्पद मामलों में अल्ट्रासाउंड द्वारा डायग्नोसिस को सुनिश्चित किया जाता है। यदि आवश्यक हो तो गर्भस्थ थैली के पूर्ण निष्कासन हेतु गर्भाशय को खुरचकर बाय यूटेराइन क्यूरेटेज इसे बाहर निकालना चाहिए। मीन्स संदेहास्पद मामलों में अल्ट्रासाउंड द्वारा डायग्नोसिस को सुनिश्चित किया जाता है। हम अगर कोई संदेह है, मीन्स कोई डाउट है, तो उसको यूएसजी द्वारा डायग्नोस करके उसको निश्चित किया जाता है, मीन्स उसको कंफर्म किया जा सकता है। यदि आवश्यक हो तो गर्भस्थ थैली के पूर्ण निष्कासन हेतु गर्भाशय को खुरचकर, मीन्स उसको अगर कोई डाउट है तो उसकी जो थैली है उसको पूर्ण रूप से निष्कासन हेतु बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे, उसको खुरचकर इसे बाहर निकालना चाहिए। ठीक है, रक्त हानि का आकलन कर IV फ्लूइड या रक्तदान द्वारा इसका आवश्यकता अनुसार उपचार करना चाहिए। अगर रक्त हानि मीन्स अगर ब्लीडिंग ज़्यादा लॉस हुई है तो इसको पता करके IV फ्लूइड या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न द्वारा इसकी आवश्यकता अनुसार इसके उपचार करना चाहिए। अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हुई है तो उसको IV फ्लूइड देकर और उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज़न अगर उसको आवश्यकता है तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कर उसको उसकी आवश्यकता की पूर्ति करनी चाहिए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे थ्रेटेंड अबॉर्शन, संभावित गर्भपात। ठीक है, तीसरा अबॉर्शन है हमारा, तीसरा टाइप है थ्रेटेंड अबॉर्शन। इस गर्भपात का वह प्रकार है, यह गर्भपात का वह प्रकार है जिसमें गर्भपात की प्रक्रिया तो प्रारंभ हो चुकी होती है, परंतु यह उस स्थिति तक नहीं पहुंची होती जहां से कि गर्भावस्था को जारी रखना असंभव हो। मीन्स जो थ्रेटेंड अबॉर्शन है वो क्या है, एक अबॉर्शन का टाइप है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो गर्भपात की प्रक्रिया है वो तो प्रारंभ हो चुकी है, लेकिन यह उस स्थिति तक नहीं पहुंची होती जहां से कि गर्भावस्था को जारी रखना असंभव हो। मीन्स इसमें जो जो अबॉर्शन है वो तो स्टार्ट हो चुका है, लेकिन इसमें क्या होता है कि उस चांसेस रहते हैं कि प्रेगनेंसी को कंटिन्यूस किया जा सकता है। मीन्स उसको अबॉर्शन को कंट्रोल किया जा सकता है, अबॉर्शन इसमें रोका जा सकता है। तो मेडिसिन्स के द्वारा इसमें चांसेस रहते हैं 90% इसमें चांसेस रहते हैं कि जो अबॉर्शन है इसमें रोका जा सकता है। इसके साइन सिम्टम्स हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, योनि द्वारा रक्तस्राव। इस प्रकार के
गर्भपात के दौरान होने वाले रक्तस्राव की मात्रा सामान्यतः कम होती है, ठीक है। तब चमकीले रंग का रक्त बाहर निकलता है। इसमें क्या कह रहा है, जो योनि द्वारा रक्तस्राव होगा उसमें कह रहा है कि इस प्रकार के गर्भपात के दौरान होने वाले रक्तस्राव की मात्रा सामान्यतः कम होती है। ऐसे अबॉर्शन में जो ब्लीडिंग होगी, अबॉर्शन के टाइम पे जो ब्लीडिंग होगी वो कम होगी तथा चमकीले रंग की ब्लीडिंग होगी, ठीक है। इसमें आगे है सामान्यतः रक्तस्राव स्वतः ही रुक जाता है। जो इसका थ्रेटेंड अबॉर्शन का जो सामान्य ब्लीडिंग होती है वो अपने आप ही रुक जाती है। अगला है दर्द। कभी कभार निचले उदर में क्विकली तथा पीठ में हल्का दर्द हो सकता है। मीन्स दर्द कभी कभार हो सकता है या फिर क्विकली कॉल्की तथा पीठ में हल्का दर्द हो सकता है, ठीक है। हल्का ही दर्द होगा इसमें पेट में नीचे लोअर एब्डोमिनल में या फिर पीठ में, ठीक है। मरीज की असामान्य स्थिति स्थिर होती है तथा गर्भस्थ शिशु जीवित होता है। इसमें जो मरीज की पेशेंट की स्थिति होगी वो कैसी होगी, स्थिर होगी तथा जो गर्भस्थ शिशु होगा वो जीवित होगा। मीन्स जो मदर होगी उसकी स्थिति तो थोड़ी सी बिगड़ी हुई होगी, लेकिन जो फीटस होगा उसकी स्थिति सामान्य होगी, मीन्स वो जीवित होगा। अब इसका करेंगे हम पेल्विक एग्जामिनेशन, मीन्स पेल्विक परीक्षण। पेल्विक परीक्षण करने पर निम्न परिणाम प्राप्त होते हैं। जैसे कि पेल्विक परीक्षण करेंगे उसमें निम्न परिणाम हैं वो प्राप्त होंगे। जैसे कि सर्विक्स का बाह्य ओश, इंटरनल ओश बंद रहता है। जो हम सर्विक्स का एग्जामिनेशन करेंगे उसमें देखेंगे कि जो सर्विक्स का एक्सटर्नल ओश है वो क्लोज है। उसके बाद देखेंगे गर्भाशय का आकार एमिनोरिया की अवधि के अनुसार ही होता है। जो गर्भाशय का आकार है जब से उसने प्रेगनेंसी कंसीव की है, जब से उसको एमिनोरिया हुआ है, तब से जो एमिनोरिया की अवधि है उसके अनुसार ही होता है, ठीक है। इसके बाद है गर्भाशय तथा सर्विक्स मुलायम सॉफ्ट होते हैं। जो गर्भाशय है और सर्विक्स है वो कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। इसके बाद है संभावित परिणाम। जो पॉसिबल आउटकम है वो क्या है, इसमें अधिकांश मामलों में रोगी के असामान्य चिन्ह एवं लक्षण स्वतः ही समाप्त होते हैं तथा गर्भावस्था सामान्य रूप से जारी रहती है। ज़्यादातर मामलों में देखा जाए तो रोगी के जो असामान्य चिन्ह हैं वो लक्षण स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। जो उसकी एबनॉर्मलिटीज़ हो रही थी वो खुद ही समाप्त हो जाती हैं तथा गर्भावस्था सामान्य रूप से जारी रहती है, ठीक है। इसमें कंटिन्यूअस रहती है गर्भावस्था। इसके आगे देखेंगे यदि रक्तस्राव लगातार होता रहे तथा इसके साथ दर्दयुक्त गर्भाशय संकुचन प्रारंभ हो जाए तो यह गर्भपात अपहराय गर्भपात इनवाइटेबल अबॉर्शन हो सकता है, ठीक है। यदि रक्तस्राव लगातार होता रहे तथा इसके साथ ही दर्दयुक्त गर्भाशय संकुचन प्राप्त हो, मीन्स जो ब्लीडिंग है वो लगातार कंटिन्यूअस होती रहे और उसके कॉन्ट्रैक्शन है वो भी प्रारंभ हो जाएं और यह गर्भपात क्या कहलाएगा, इनवाइटेबल अबॉर्शन कहलाएगा। इनवाइटेबल अबॉर्शन में पहुंच जाएगा। मीन्स अगर ब्लीडिंग लगातार चल रही है और उसके कॉन्ट्रैक्शन भी है तो किस में चला जाएगा, वो इनवाइटेबल अबॉर्शन के अंदर चला जाएगा। अब इसके बाद हम देखेंगे यदि गर्भाशय में गर्भस्थ शिशु की मृत्यु हो जाए तो यह गर्भपात या फिर मिस्ड अबॉर्शन कहलाता है। मीन्स यदि गर्भाशय के गर्भस्थ शिशु में यदि यूट्रस में ही फीटस की डेथ हो जाए तो यह अबॉर्शन किसके अंतर्गत चला जाएगा, मिस्ड अबॉर्शन के अंतर्गत, ठीक है। अब हम इसका देखेंगे मैनेजमेंट क्या है। रक्तस्राव के दौरान महिला को बिस्तर पर लेटे रहने की सलाह दी जाती है तथा जब तक ब्लीडिंग रुक नहीं जाए महिला को बिस्तर से उठना नहीं चाहिए। इसके अंतर्गत हम मैनेजमेंट देखेंगे। महिला को एडवाइस करेंगे कि
इस जो रक्तस्राव है उसके दौरान मदर को बिस्तर पर ही लेटे रहना है, उसकी सलाह देनी है। जब तक ब्लीडिंग रुक नहीं जाए तब तक बिस्तर से उठना नहीं है, बिस्तर पे ही लेटे रहना है। अगला है महिला के वल्वल पैड तथा योनि मार्ग के निष्कासन का परीक्षण करना है। मिडवाइफरी अथवा डॉक्टर की अनुपस्थिति में मरीज एवं उसके परिजनों को वल्वा पर लगे हुए पैड का योनि मार्ग से निष्कासनों को निरीक्षण हेतु संभाल कर रखने के लिए कहना है। मीन्स जो उसके वल्वल पैड का परीक्षण क्यों करना है कि उसकी ब्लीडिंग है वो ज़्यादा तो नहीं हो रही। अगर उस टाइम पे नर्स या फिर डॉक्टर एब्सेंट है तो उसके जो परिजन हैं उससे कहना है कि तुम्हें इसके जो पैड्स हैं उन पर निगरानी रखनी है, बताने के लिए कि कितना ml ब्लड लॉस हुआ है। ठीक है, इसके लिए इसकी केयर करनी है और इसकी देखभाल करनी है। अगला है मरीज़ को दर्द निवारण हेतु तथा नींद लाने हेतु फिनोबार्बिटॉन अथवा डायज़ेपाम जैसी दवाइयाँ दी जानी चाहिए। मीन्स जो मरीज़ है उसको उसका जो दर्द है उसको कम करने के लिए या फिर उसको नींद लाने के लिए फिनोबार्बिटॉन देंगे अथवा डायज़ेपाम जैसी दवाइयों का उपयोग करेंगे। गर्भपात के सभी मामलों में RH नेगेटिव महिला को एंटी-डी इम्यूनोग्लोबुलिन दिया जाना चाहिए। गर्भपात के सभी मामलों में मीन्स अबॉर्शन के सभी मामलों में RH नेगेटिव महिला को एंटी-डी इम्यूनोग्लोबुलिन देना चाहिए। जो मदर होगी वो RH नेगेटिव है तो उसको एंटी-डी इम्यूनोग्लोबुलिन दिया जाना चाहिए। अगला है छुट्टी करते समय एडवाइस ऑन डिस्चार्ज। महिला को पर्याप्त आराम करने की सलाह दी जानी चाहिए। महिला होगी उसको पर्याप्त आराम देने की सलाह देंगे। महिला को 2 से 3 सप्ताह तक अधिक भारी कार्य नहीं करने तथा अपने दैनिक कार्य सामान्य रूप से करने की सलाह दी जानी चाहिए। जो मदर होगी उसको 2 से 3 सप्ताह से अधिक उसको ज़्यादा वज़न उठाने के लिए नहीं मना करेंगे और उसको जो दैनिक उसके डेली जो कार्य रहते हैं उनमें उससे कहेंगे कि जो काम है उनमें कमी लाए, मीन्स कम काम करे। छुट्टी होने के बाद अगले 2 या 3 सप्ताह तक महिला को संभोग करने से दूर रहना चाहिए। छुट्टी होने के 2 या 3 वीक तक महिला को इंटरकोर्स नहीं करना है। स्थिति सामान्य रहने पर महिला को 1 महीने बाद पुनः दिखाने की सलाह दी जाती है और यदि बीच में पुनः समस्या उत्पन्न हो तो महिला को तुरंत बिस्तर पर लेट जाना चाहिए तथा डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए। अगर स्थिति बिगड़ रही है तो पुनः दिखाना है, अगर ज़्यादा स्थिति बिगड़ रही है तो क्या करना है, महिला को तुरंत लेट जाना है और उसके बाद में डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। अब है अगला इनवाइटेबल अबॉर्शन। इसमें देखेंगे यह गर्भपात का वह प्रकार है जिसमें गर्भावस्था को जारी रखना संभव नहीं होता है। यह क्या कह रहा है कि जो अभी हमने पढ़ा था थ्रेटेंड अबॉर्शन, इसमें क्या था कि जो प्रेगनेंसी की प्रक्रिया थी, मीन्स जो उसका प्रेगनेंसी था वो कंटिन्यूस किया जा सकता था, लेकिन इसमें इनवाइटेबल में क्या होगा कि इसमें जो प्रेगनेंसी होगी उसको कंटिन्यूस नहीं किया जा सकता। इसमें यही कह रहा है कि यह गर्भपात का वह प्रकार है जिसमें गर्भावस्था को जारी रखना असंभव है। मीन्स इसमें प्रेगनेंसी को जारी रखना असंभव है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। योनि से अत्यधिक रक्तस्राव की उपस्थिति। यह जो सर्विक्स रहेगा वहाँ से क्या होगा, अत्यधिक ब्लीडिंग होगी, अत्यधिक रक्तस्राव की उपस्थिति दिखाई देगी। आगे दर्दयुक्त गर्भाशय संकुचन के कारण निचले उदर में दर्द की उपस्थिति होगी। मीन्स जो उसके कॉन्ट्रैक्शन है, कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो लोअर एब्डोमिनल होगा वहाँ पे दर्द रहेंगे। अत्यधिक रक्तस्राव के कारण महिला में शॉक की उपस्थिति उत्पन्न हो जाएगी। मीन्स ज़्यादा ब्लीडिंग, हैवी ब्लीडिंग होने के कारण महिला में शॉक की उपस्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसमें देखेंगे अब हम मैनेजमेंट।
यदि रक्तस्राव अत्यधिक है तो ऐसी स्थिति में आर्गोमेट्रिन 0.5 mg या फिर मिथार्जिन 0.2 mg देना चाहिए। इसका मैनेजमेंट क्या है कि यदि हैवी ब्लीडिंग है तो ऐसी स्थिति में आर्गोमेट्रिन 0.5 mg देंगे या फिर मिथार्जिन 0.2 mg देना चाहिए। यदि दर्द निवारण है तो पैथिडीन दी जा सकती है। ठीक है, दर्द अगर उसको है तो उसको कम करने के लिए पैथिडीन यूज कर सकते हैं। यदि महिला में शौक के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आईवी फ्लूइड प्रारंभ करना चाहिए तथा आवश्यकता अनुसार रक्तदान करना चाहिए। मीन्स अगर शौक की कंडीशन है तो उसको आईवी फ्लूइड प्रारंभ कर देना चाहिए और उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना चाहिए। अब इसका हम देखेंगे एक्टिव मैनेजमेंट। प्रथम ट्राइमेस्टर के दौरान इसका एक्टिव मैनेजमेंट क्या है। जब गर्भावस्था की अवधि 12 वीक से कम है तो ऐसी स्थिति में विस्तारण एवं रिक्तीकरण डायलेशन एंड इवैक्यूएशन प्रक्रिया द्वारा गर्भाशय को रिक्त किया जाता है। मीन्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर 12 वीक की प्रेगनेंसी है तो इसमें डायलेशन एंड इवैक्यूएशन द्वारा जो उसका यूट्रस है, यूट्रस को मीन्स खाली किया जा सकता है, मीन्स उसको क्लीन किया जा सकता है। ठीक है, आगे है सेकंड ट्राइमेस्टर के दौरान। यदि गर्भावस्था की अवधि 12 वीक से अधिक हो तो निषेचन के उत्पाद तथा प्लेसेंटा को बाहर निकालने के लिए ऑक्सीटोसिन ड्रिप द्वारा गर्भाशय संकुचन को तेज किया जा सकता है। सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या हो रहा है, यदि जो गर्भावस्था है उसकी प्रेगनेंसी की जो ड्यूरेशन है, टाइमिंग है, वो 12 वीक की हो चुकी है या फिर इससे अधिक है तो जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो उत्पाद मीन्स जो प्रोडक्ट बना था वो प्लेसेंटा या फिर फीटस, उसको बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे, ऑक्सीटोसिन को ड्रिप द्वारा लगाकर गर्भाशय संकुचन मीन्स उसके जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको बढ़ाकर तेज़ करेंगे और उसको क्लीन कर देंगे। अगला है 5वां टाइप्स लीन गर्भपात मीन्स मिस्ड अबॉर्शन। इसके अंतर्गत हम देखेंगे गर्भपात का वह प्रकार जिसमें गर्भस्थ शिशु की मृत्यु हो जाती है परंतु यह गर्भाशय से बाहर नहीं निकलता, मिस्ड अबॉर्शन कहलाता है। लीन अबॉर्शन, साइलेंट मिसकैरेज भी कह सकते हैं। इसके अंतर्गत कह रखा है मिस्ड अबॉर्शन में मीन्स कि इस टाइम पे क्या होता है कि फीटस की डेथ यूट्रस में ही हो चुकी होती है लेकिन वो बाहर नहीं निकला होता, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, मिस्ड अबॉर्शन के अंतर। इसको क्या कह सकते हैं, साइलेंट मिसकैरेज भी कह